अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 20 स्टार्ट करेंगे। इग्नोर वो पहुंचा के रह गया। मैं तुम्हें इग्नोर करता रहा। मैं कर सकता हूँ, उसने बेयकीनी से कहा। मामा ने उससे नज़रें नहीं मिलाईं। तुम सोच भी कैसे सकती हो ये? तुम्हें इग्नोर करने के लिए शादी की थी मैंने तुमसे। तुम्हें इग्नोर करने के लिए इतने सालों से ख्वार होता फिर रहा हूं मैं, लेकिन तुम करते रहे। वो अपनी बात पर मुज़र थी। तुम ज़ुबान से एक बात कहते हो, लेकिन तुम वो बात करते करते रुकी। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। रुको मत, कहती रहो। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिससे तुम्हें मेरे बारे में इतनी गलतफहमियाँ हो रही हैं। उसने उसकी आंखों की नमी को नज़रअंदाज करते हुए बेहद संजीदगी से कहा, मैंने तुम्हें सुबह मस्जिद जाते हुए नहीं बताया, ऑफिस जाते हुए भी नहीं बताया, और उसने गुफ्तगू शुरू करने के लिए उसे क्यों दी। तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम अफ्तार पर देर से आओगे। तुम चाहते तो जल्दी भी आ सकते थे। वो रुकी और सालार ने कोई वजाहत किए बगैर कहा, मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हें मैसेज किया, लेकिन तुमने मुझे कॉल नहीं की। अपने पेरेंट्स को रिसीव करने या छोड़ने के लिए तुम मुझे भी एयरपोर्ट ले जा सकते थे, लेकिन तुमने मुझसे नहीं कहा। ठीक है, मैंने कहा था कि मुझे सईदा अम्मा के घर छोड़ दो, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे साथ चलने के लिए नहीं कहा। मेरी कितनी बेइज्जती हुई उनके सामने, वो बहते आंसुओं के साथ कह रही थी। वो पलक झपके बगैर यकटिक उसे देख रहा था। पानी अब उसकी आंखों से ही नहीं, नाक से भी बहने लगा था। वो पूरी दिलजमई से रो रही थी। सालार ने सेंटर टेबल के टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू पेपर निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने उसका हाथ झटक कर खुद एक टिश्यू पेपर निकाल लिया। उसने नाक रगड़ी थी, आंखें नहीं। और सालार और सालार ने बड़े तहम्मुल के साथ एक बार फिर कहा, वो कहना चाहती थी कि उसने उसे शादी का कोई गिफ्ट तक नहीं दिया। उसकी एक दुखती रग ये भी थी, लेकिन इससे तोहफे का जिक्र करना उसे अपनी तौहीन लगी। उसने तोहफे का जिक्र नहीं किया। कुछ देर वो अपनी नाक रगड़ती रही, सिसकियों के साथ रोती रही। सालार ने बिलाखिर उससे पूछा, बस, या अभी कुछ और भी जुर्म है मेरे? मुझे पता था कि तुम शादी के बाद मेरे सालार ने उसकी बात काट दी, साथ यही करोगे। मुझे पता है तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। वो उसके जुमले पर बुरी तरह चिढ़ा था। इसके बावजूद अब तुम मुझे कुछ कहने का मौका दोगी? वो चुप बैठी अपनी नाक रगड़ती रही। अगर मैं शादी के अगले दिन ऑफिस से जल्दी आ सकता तो आ जाता। आज आया हूँ ना जल्दी। तुम अपने पेरेंट्स के लिए तो आ गए थे। मामा ने मुदाखलत की। उस दिन मेरी प्रेजेंटेशन नहीं थी और मैंने तुम्हें कॉल की थी, एक बार नहीं कई बार। तुम अपना सेल फोन देखो या मैं दिखाऊं? सालार ने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। मेरे मैसेज करने पर तो नहीं की थी ना। उस वक्त मैं मीटिंग में था, मेरा सेल मेरे पास नहीं था। बोर्ड रूम से निकलकर पहली कॉल मैंने तुम्हें ही की थी। रिसीव करना तो एक तरफ, तुमने तवज्जो तक नहीं दी। मैंने सईदा अम्मा के घर भी तुम्हें कॉल्स की, तुमने वहाँ भी यही किया, बल्कि सेल ही ऑफ कर दिया। तो मुझे भी नाराज़ होना चाहिए था। मुझे कहना चाहिए था कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा तक नहीं इस चीज़ के बारे में। वो अब उसे संजीदगी से समझा रहा था। तुम्हें अपने साथ एयरपोर्ट लेकर जाना तो मुमकिन ही नहीं था। एयरपोर्ट एक तरफ है
بیچ میں میرا آفس ہے اور دوسری طرف گھر۔ میں پہلے یہاں آتا، تمہیں لے کر پھر ایئرپورٹ جاتا، دگنا ٹائم لگتا، اور تمہارے لیے انہیں ایئرپورٹ جا کر ریسیو کرنا ضروری بھی نہیں تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، اب میں شکایت کروں تم سے؟ امامہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے سیدہ اماں کے گھر پر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا، مجھ سے پوچھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں سیلاب کا ایک نیا ریلا آیا۔ میرا خیال تھا تم مجھے وہاں رہنے ہی نہیں دو گے، لیکن تم تو تنگ آئے ہوئے تھے مجھ سے۔ تم نے مجھے ایک بار بھی ساتھ چلنے کو نہیں کہا۔ سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ مجھے کیا پتا تھا؟ میں نے سوچا کہ تمہاری خواہش ہے، مجھے پوری کرنی چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، میری غلطی تھی، مجھے کہنا چاہیے تھا تمہیں چلنے کے لیے، لیکن کم از کم تمہیں مجھے خداحافظ کہنے کے لیے باہر تک تو آنا چاہیے تھا۔ میں 15 منٹ صحن میں کھڑا انتظار کرتا رہا، لیکن تم نے ایک لمحے کے لیے بھی باہر آنے کی زحمت نہیں کی۔ میں ناراض تھی، اس لیے نہیں آئی۔ ناراضگی میں بھی کوئی فارمیلٹی تو ہوتی ہے نا؟ وہ خاموش رہی۔ تم نے فرقان کے حوالے سے ضد کی کہ مجھے وہاں نہیں جانا، خواہ مخواہ کی ضد تھی۔ مجھے برا لگا تھا، لیکن میں نے تمہیں اپنی بات ماننے پر مجبور نہیں کیا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے رکا۔ فرقان میرا سب سے زیادہ کلوز فرینڈ ہے۔ فرقان اور بھابھی نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا ہے، اور یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ میری وائف اس فیملی کی عزت نہ کرے۔ اس کی آنکھوں میں امڑتے سیلاب کے ایک اور ریلے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کہا، امامہ نے اس بار کوئی وضاحت نہیں دی تھی۔ میں نے تم سے یہ گلہ بھی نہیں کیا کہ تم نے میرے پیرنٹس کو ایک دفعہ بھی کال کر کے یہ نہیں پوچھا کہ وہ ٹھیک سے پہنچ گئے یا ان کی فلائٹ ٹھیک رہی۔ وہ بڑے تحمل سے کہہ رہا تھا۔ وہ جذب بز ہوئی، میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے، تم مجھ سے لے لیتی اگر تم واقعی ان سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتی۔ وہ تمہارے لیے یہاں آئے تھے، تو تمہاری اتنی ذمہ داری تو بنتی تھی نا کہ تم ان کی فلائٹ کے بارے میں ان سے پوچھتی یا ان کے جانے کے بعد ان سے بات کرتی۔ تو تم مجھ سے کہہ دیتے، کیوں نہیں کہا؟ میں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہ میرے نزدیک کوئی ایشو نہیں ہے، یہ معمولی باتیں ہیں۔ یہ ایسے ایشوز نہیں ہیں جن پر میں تم سے ناراض ہوتا پھروں یا جھگڑا کروں۔ وہ بول نہیں سکی، لیکن تم نے یہ کیا کہ میرے خلاف کیس تیار کرتی رہی، ہر چھوٹی بڑی بات دل میں رکھتی رہی، مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن سیدہ اماں کو سب کچھ بتایا، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی۔ کسی دوسرے سے بات کرنے سے پہلے تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی نا؟ اس کے آنسو تھمنے لگے۔ وہ اسے بڑے تحمل سے سمجھا رہا تھا۔ اگر میں تمہاری بات نہ سنتا اور بات تھی، پھر تم کہتی کسی سے بھی، مجھے اعتراض نہ ہوتا۔ وہ خاموش رہی۔ اس کی بات کچھ غلط بھی نہیں تھی۔ تم سو نہ رہی ہوتی تو میں یقیناً تمہیں بتا کر ہی گھر سے نکلتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن ایک سوئے ہوئے بندے کو صرف یہ بتانے کے لیے اٹھاؤں کہ میں جا رہا ہوں، یہ تو میں کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ اگنور؟ میں حیران ہوں امامہ، یہ خیال تمہارے دماغ میں کیسے آ گیا؟ میں 4 دن سے 7ویں آسمان پر ہوں، اور تم کہہ رہی ہو میں تمہیں اگنور کر رہا ہوں؟ لیکن تم نے ایک بھی میری تعریف نہیں کی۔ امامہ کو ایک اور خطا یاد آئی۔ سالار نے چونک کر اسے دیکھا۔ کس چیز کی تعریف؟ اس نے حیران ہو کر اس سے سوال پوچھا۔ یہ ایک بے حد احمقانہ سوال تھا، لیکن اس سوال نے امامہ کو شرمندہ کیا تھا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ وہ بری طرح بگڑی تھی۔ تمہاری خوبصورتی کی؟ سالار نے کچھ الجھ کر اندازہ لگایا۔ وہ مزید خفا ہوئی۔ میں کب کہہ رہی ہوں خوبصورتی کی کرو؟ کسی بھی چیز کی تعریف کر دیتے، میرے کپڑوں کی کر دیتے۔ اس نے کہہ تو دیا
लेकिन वो ये शिकायत करने पर पछताई। सालार के जवाबी सवालों ने उसे बुरी तरह शर्मिंदा किया था। सालार ने एक नज़र उसे फिर उसके कपड़ों को देखकर एक गहरा सांस लिया और बेख्तियार हंसा। अम्मा, तुम मुझे अपने मुंह से अपनी तारीफ करने के लिए कह रही हो, उसने हंसते हुए कहा। ये जैसे उसके लिए मजाक था। वो बुरी तरह झेंप गई। मत करो, मैंने कब कहा? नहीं, यू आर राइट। मैंने वाकई अभी तक तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए नहीं सराहा। मुझे करना चाहिए था। वो एकदम संजीदा हो गया। उसने अमामा की शर्मिंदगी महसूस कर ली थी। उसके कंधे पर बाजू फैलाते हुए उसने अमामा को अपने करीब किया। इस बार अमामा ने उसका हाथ नहीं झटका था। उसके आंसू अब थम चुके थे। सालार ने दूसरे हाथ से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो उसके हाथ को बड़ी नरमी के साथ सहलाते हुए बोला, ऐसी शिकायतें वहाँ होती हैं जहाँ सिर्फ चंद दिन के साथ हों, लेकिन जहाँ ज़िंदगी भर की बात हो वहाँ ये सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है। उसे अपने साथ लगाए वो बहुत नरमी से समझा रहा था। तुमसे शादी मेरे लिए बहुत मानी रखती थी और मानी रखती है, लेकिन आइंदा भी कुछ मानी रखेगी। उसका इन्हिसार तुम पर है। मुझसे जो गिला है उसे मुझसे करो, दूसरों से नहीं। मैं सिर्फ तुमको जवाब दे हूँ अमामा, किसी और के सामने नहीं। उसने बेहद नपे तुले लफ्ज़ों में उसे बहुत कुछ समझाने की कोशिश की थी। हम कभी दोस्त नहीं थे, लेकिन दोस्तों से ज़्यादा बेतकल्लफ़ी और साख कोई रही है हमारे ताल्लुक़ में। शादी का रिश्ता उसे कमज़ोर क्यों कर रहा है? मम्मा ने नज़र उठाकर उसके चेहरे को देखा। उसे उसकी आंखों में भी वही संजीदगी नजर आई जो उसके लफ्ज़ों में थी। उसने एक बार फिर सर झुका लिया। वो गलत नहीं कह रहा था। उसके दिल ने एतराफ़ किया, तुम मेरी ज़िंदगी में हर शख्स और हर चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हो। सालार ने अपने लफ्ज़ों पर ज़ोर देते हुए कहा, लेकिन ये एक जुमला मैं तुम्हें हर रोज़ नहीं कह पाऊँगा। उसका मतलब ये नहीं कि मेरे लिए तुम्हारी इम्पोर्टेंस कम होती गई है। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी इम्पोर्टेंस अब मेरे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में है। ये तुम्हें तय करना है कि वक्त गुजरने के साथ तुम इस इम्पोर्टेंस को बढ़ाओगी या कम कर दूंगी। उसकी बात सुनते हुए मामा की नज़र उसके इस हाथ की पुश्त पर पड़ी जिससे वो उसका हाथ सहला रहा था। उसके हाथ की पुश्त बेहद साफ सुथरी थी। हाथ की पुश्त और कलाई पर बाल ना होने के बराबर थे। हाथ की उंगलियां किसी मुसव्वर की उंगलियों की तरह लंबी और आम मर्दों के हाथों की निस्बत पतली थीं। उसके हाथों की पुश्त पर सब्ज और नीली रगें बहुत नुमायां तौर पर नजर आ रही थीं। उसकी कलाई पर रिस्ट वॉच का हल्का सा निशान था। वो यकीनन बहुत बाकायदगी से रिस्ट वॉच पहनता था। वो आज पहली बार उसके हाथ को इतने गौर से देख रही थी। उसे उसके हाथ बहुत अच्छे लगे। उसका दिल कुछ और मोम हुआ। तो आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।